लेकिन सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर जो आप शायद सुनकर हैरान हो जाएंगे। आपने गैस की पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन देखी होगी, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैश की पाइपलाइन, नोटों की पाइपलाइन। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए जरा। इस पाइप से वैसे तो पानी निकलता रहा होगा, लेकिन आज यहां कैश निकल रहा है। देखकर ताज्जुब कर रहे होंगे, यहां कैश निकल रहा है और नीचे बाल्टी लगा रखी है अधिकारियों ने। पाइप से कैश बाल्टी में भर रहा है। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर मैं दर्शकों को दिखाऊं एक बार, उसके बाद बताऊंगा ये कहां की तस्वीर है, कैसे एक पाइप से कैश निकल रहा है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें देखिए कि कैसे वहां अधिकारी पहुंचे जब एंटी करप्शन ब्यूरो के और जांच शुरू की। तो देखिए जरा, पाइप से कैश निकल रहा है, एक एक कर नोट निकलते जा रहे हैं। सोचिए कैसे अधिकारियों का दिमाग गया वहां तक कि पाइप में पैसे छिपा कर रखे गए होंगे। पाइप खोला गया, लेकिन पाइप खोला गया तो देखकर दंग रह गए कि नोटों की बारिश हो रही थी पाइप के अंदर से। बाल्टी लाई गई, बाल्टी रखी गई और बाल्टी में नोट गिरना उसके बाद एक एक करके शुरू हो गए। देखिए जरा, एक एक कर नोट गिर रहे हैं, अधिकारी पकड़ पकड़ कर खींच रहे हैं, बाल्टी भर रहे हैं और नोटों से पूरी बाल्टी भर गई। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कैसी हैरत हो रही होगी अधिकारियों को। एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कैश की और सोने की तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं दर्शकों को। सिर्फ कैश नहीं, सोना भी बरामद हुआ है। देखिए जरा, ये है वो नोटों की गड्डियां, हरे हरे नोट और गड्डियां, और ये सोना, नोट और सोना दोनों बरामद हुआ है। फुल स्क्रीन जरा ये तस्वीर में मैं दिखाऊं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसे पकड़ा है। किसका माल है, कहां से आया, आइए आपको बताता हूं। देखिए जरा, ये नोटों की बारिश कहां से हो रही थी। पाइप से पानी आते, गैस सप्लाई होते, कई बार आपने देखा और सुना होगा, लेकिन ये देखिए मेरे बगल में जो तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर जिसने भी देखी उसे विश्वास नहीं हुआ। पाइप से अचानक कैश निकलने लगा। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बताएंगे तस्वीर कहां की है। पहले देखिए कैसे जिस तरह पानी निकालने के लिए बाल्टी रखी जाती है, ठीक उसी तरह बाल्टी में 500 के नोट गिर रहे हैं। जिसने भी यह तस्वीर देखी, पहली नजर में उसे अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हुआ। दरअसल ये काली कमाई है और काली कमाई के धन कुबेर जब इन पैसों का हिसाब नहीं दे सके तो उन्होंने ये नायाब तरीका ढूंढ निकाला, पाइपलाइन में कैश छिपा दिया। तस्वीर है कर्नाटक की। सोचिए, काली कमाई छिपाने के लिए कृषि विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी ने एक प्लान बनाया, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस अधिकारी के सारे तकड़म दुनिया के सामने ला दी। अब इस शख्स की सारी संपत्ति जब्त होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हो सकता है बाकी की जिंदगी जेल में सलाखों के पीछे ही बितानी पड़े। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं आज की एक बड़ी खबर। आपने देख लिया कि कैसे अखिलेश यादव पूरी तैयारी में साइकिल पर सबको बिठा लेना चाहते हैं। योगी वर्सेस साइकिल सवार होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कौन कौन योगी को हराने के लिए, शिकस्त देने के लिए अखिलेश की साइकिल पर सवार होने जा रहा है। अखिलेश साइकिल लेकर निकल पड़े हैं यूपी में, लेकिन आखिर कौन कौन बैठेगा और क्या बैठने वाला योगी को मात दे पाएगा विधानसभा में, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए अखिलेश की तैयारी क्या है। जैसे अमित शाह की एक वक्त पे तैयारी थी, उत्तर प्रदेश में अमित शाह की चाणक्य नीति, अखिलेश कुछ उसी शाह की सड़क पर अपनी साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2012 याद कीजिए, 2012 में बीजेपी को 47 सीटें मिली थी 2012 में, लेकिन ठीक 5 साल बाद 2017 में क्या हुआ, 47 से 312। यह थी अमित शाह की नीति। शाह की रणनीति से कामयाबी मिली बीजेपी को। अमित शाह ने क्या किया, छोटे छोटे दलों को उत्तर प्रदेश में जोड़ा। समाजवादी पार्टी और बीएसपी से नाराज नेताओं को साथ मिलाया। यह किया अमित शाह ने। छोटी छोटी जातियों का सर्वे किया और उन्हें साथ लिया। यह थी अमित शाह की रणनीति। अखिलेश क्या कर रहे हैं, अखिलेश उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अखिलेश ने क्या किया, छोटे छोटे दलों को साधने की कोशिश की, एक साथ लाने की कोशिश की। दूसरे दलों से आए नेताओं को अखिलेश अब साथ लेकर आ रहे हैं। 2017 में नुकसान हुआ तो कांग्रेस से किनारा कर लिया। 2019 में बहन जी यानी मायावती से गठबंधन फेल हुआ तो बाहर हो गए। लेकिन अब
अखिलेश नई नीति के साथ हैं, शाह को कामयाबी मिली, क्या अखिलेश भी कामयाब होंगे ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले तस्वीर दिखाते हैं आपको अखिलेश ने क्या किया। देखिए पहली तस्वीर आज की आई जिसने सुर्खियां बटोरी, वो है ये तस्वीर। अखिलेश यादव से मिले आम आदमी पार्टी के सांसद और नेता संजय सिंह। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या गठबंधन पर बात हुई, क्या सवार होंगे साइकिल पर। दूसरी तस्वीर देखिए, जयंत चौधरी कल अखिलेश यादव से मिले। जयंत चौधरी भी लगभग मन बना चुके हैं साइकिल के कैरियर पर बैठने के लिए। अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, अगली तस्वीर देखिए। यह है अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल। मां और बेटी अलग अलग हैं। अपना दल की नेता आकर अखिलेश यादव से मिली है। एक और आपको दिखाने जा रहा हूं, एक और शख्सियत जो पहले ओवैसी के साथ गठबंधन कर रहे थे, अब वो आ गए हैं अखिलेश के साथ। ये है ओपी राजभर। ये तो लगभग तैयारी कर चुके हैं कि साइकिल पर बैठेंगे ही बैठेंगे। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाऊं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि आखिर इन साइकिल सवारों से क्या योगी को शिकस्त और मात दी जा सकेगी। आइए आपको बताने जा रहा हूं योगी के खिलाफ अखिलेश की इस नई चाल का होने क्या वाला है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि अखिलेश यादव की साइकिल पर जो सवार होंगे ये योगी के सामने कोई चुनौती पेश कर पाएंगे या नहीं। देखिए जरा एक एक तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, एक एक शख्स को देखिए जो अखिलेश की साइकिल पर सवार होने की तैयारी कर चुके हैं। अखिलेश यादव साइकिल पर नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सबसे पहले। दिल्ली से सटे इलाके में फायदा हो सकता है अगर समाजवादी पार्टी और केजरीवाल मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके हैं, आम आदमी पार्टी के आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं का भी साथ अखिलेश को मिल सकता है। खासतौर पे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ में असर हो सकता है इसका। इसके अलावा आपको बताऊं वाराणसी, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े थे मोदी के खिलाफ, वाराणसी और उसके आसपास में थोड़ा बहुत असर हो सकता है। केजरीवाल से हाथ मिलाने पर वोट का बहुत फायदा भले न मिले, लेकिन मनोवैज्ञानिक असर जरूर होगा अखिलेश का इन दलों को साधने का। अगले हैं जयंत चौधरी। अखिलेश की साइकिल के नजदीक खड़े हैं इस उम्मीद में कि अखिलेश बिठा लें, लेकिन होगा क्या। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फायदा हो सकता है जयंत चौधरी के साथ आने से। किसान आंदोलन के बाद आरएलडी का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। जयंत के साथ पिता अजीत सिंह की विरासत भी शामिल है और 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बीजेपी का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ा था। लेकिन बढ़ते कदम, ये बात जयंत चौधरी ने कल कही, बदलाव लाएंगे, इंतजार करना होगा। अगले हैं ओपी राजभर। पूर्वांचल में इनके साथ अगर गठबंधन होता है तो पूर्वांचल में 25 से 30 सीटों पर ही असर डालेंगे योगी को चुनौती देने के लिहाज से। बीजेपी के साथ राजभर ने 8 में से 4 सीटें जीती थी। बीजेपी के साथ इससे पहले रहे 2017 से पहले राजभर के पास एक भी सीट नहीं थी, बीजेपी के साथ आने पर ही सीटें जीती थी। अब है अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल। अपना दल क्या अखिलेश के साथ ये गठबंधन करेंगे? आज वो मिलने पहुंची थी। कृष्णा गुट का पूर्वांचल में थोड़ा बहुत असर जरूर है, लेकिन आपको बताऊं कृष्णा पटेल की बेटी अनुप्रिया बीजेपी के साथ है। जो पटेल वोटर बीजेपी के पाले में जाता है अनुप्रिया की वजह से। मां कितने वोटर खींच पाएगी ये बड़ी बात है। लेकिन आइए उत्तर प्रदेश के लोगों को आपको सुनवाते हैं। क्या यूपी के लोग मानते हैं कि अखिलेश की साइकिल की सवारी करने वाले नेता योगी के सामने चुनौती पेश कर पाएंगे? सुनिए जरा। ये योगी जी तो वैसे स्टार है, स्टार रहेंगे हर समय, और अखिलेश यादव कुछ कर नहीं पाएंगे इसमें, चाहे जितना वो कुछ कर ले आके। ये आना है योगी को ही चाहिए जो भी कर ले, क्योंकि इनके पास एक विचारधारा नहीं है। विभिन्न दलों की विभिन्न विचारधाराएं हैं, सब सीट के लिए लड़ रहे हैं, बाद में सब झगड़ा करेंगे। तो जनता जानती है कि इनको वोट दे के हम अपना वोट को वेस्टेज में नहीं डालना है, कामगार हो। इसलिए हमको 5 साल की स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, जो भी गवर्नमेंट है 5 साल के लिए चले, ऐसी सत्ता चाहिए। 2017 में भी इन्होंने गठबंधन किया था और इनका गठबंधन किसी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। फिर भी पहले ही फेल थे, अब की फिर फेल होंगे। ये इस बार जो मामला है वो 50-50 का है, और जो थोड़ा भी अगर बैटिंग सही से कर ले जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार उसकी बनेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 का जब चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस से समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया था और 19 में जो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन दिया था, उसमें उनकी स्थिति क्या रही है, जनता ने उनको पीछे का पीछे ही रखा है। उसमें हमारा विश्वास है कि पूरी तरीके से स्पष्ट बहुमत से समाजवादी पार्टी और गठबंधन की पार्टी सब मिलकर सरकार बनाएगी। मतलब मजाक की बात हो जाएगी ये तो। जो काम योगी जी ने किया है ना, वो समझदार पब्लिक समझ रही है।
अखिलेश जी या और भी जो गठबंधन की पार्टियां हैं सब छिलबिला गई हैं। लोग कंपेयर करेंगे जो पहले अखिलेश की सरकार थी या मायावती की सरकार थी, कंपेयर करेंगे। यूपी में भाई साहब कानपुर में पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है कि सड़कें टनाटन है, गुंडा राज खत्म हो गया। हम लोग डरते थे, रात में निकलने में लड़कियां घबराती नहीं है। कानपुर में तो ऐसा बहुत है और शहरों के भी। तो यूपी के लोगों को आपने सुन लिया। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, अखिलेश ने पहली बार गठबंधन नहीं किया। अखिलेश इससे पहले भी गठबंधन कर चुके हैं। उन गठबंधनों के नतीजे क्या रहे हैं, यूपी के लड़के आखिर कौन भूल सकता है। आइए सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा, यूपी के लड़के जब साथ आए, अखिलेश और राहुल जब साथ आए तो देखिए नतीजे क्या आए। आपको याद होगा 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। लग रहा था यूपी के लड़के करिश्मा करेंगे। एसपी कांग्रेस मिलकर, राहुल अखिलेश मिलकर सिर्फ 54 सीट जीत सके थे और बीजेपी को मिली थी 325 सीटें। दूसरा गठबंधन देखिए, बुआ और भतीजे का गठबंधन, मायावती और अखिलेश का गठबंधन 2019 में लोकसभा चुनाव में हुआ। नतीजे देखिए, समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर सिर्फ 15 सीट जीत पाई, बीजेपी अकेले 62 सीट। ये जो पुराने दो उदाहरण है, ये दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं कि योगी को साइकिल पर सवार चाहे भले ही कोई ना हो जाए, कितने लोग क्यों ना हो जाएं, लेकिन हराना आसान काम नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस पूरे चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि किसानों का आंदोलन आखिर किस करवट बैठेगा। तो अगली खबर है, अब किसान दरअसल किसान कानून नहीं, एमएसपी पर खेला करने की तैयारी में है। तो एमएसपी पर खेला करेंगे। आपको तस्वीर में दिखाऊं, आज कैबिनेट की बैठक हुई आज, और कैबिनेट की बैठक में सरकार ने तय कर लिया किसान वापसी की तैयारी पूरी है, मुहर लगा दी है। लेकिन इसी सत्र के पहले दिन ही किसान वापसी का बिल आ जाएगा, लेकिन किसान अभी भी आंदोलन खत्म करने की तैयारी में नहीं है। अगला दांव क्या है आपको बताऊंगा, पहले रिपोर्ट देखिए जरा। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें तीनों कानून वापस लिए जाने पर मोहर लग गई। अब संसद के शीतकालीन सत्र में कानून वापस लेने की प्रक्रिया होगी। जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा। लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। लेकिन करीब 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान अब आगे की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कानून वापसी के बाद भी किसानों के घर वापसी का रास्ता अभी नहीं दिख रहा। 26 तारीख को यहाँ पे मीटिंग होगी, 1 साल पूरा हो जाएगा, और 29 तारीख को यहाँ से 500 लोग इस बॉर्डर से दिल्ली जाएंगे। वो 30 ट्रैक्टर के साथ में जाएंगे। वे अभी प्रोग्राम हमारे हैं। यही सारे जो इशू हैं हमारे कंटिन्यू जो चल रही है। अभी क्या धरना खत्म हो गया भाई, धरना चलता रहेगा तो प्रोग्राम में चलते रहेंगे। तो सर बॉर्डर कब तक खाली रहेंगे ये आप बताइए। सरकार बताएगी भाई, बॉर्डर बताएंगे, भारत सरकार के मंत्री सब बताएंगे बॉर्डर। नई फांस आपको बताऊंगा, उससे पहले आइए आपको जल्दी से बताता हूं कि 29 तारीख को जिस दिन सत्र शुरू होगा उस दिन दरअसल क्या कुछ हो सकता है। देखिए जरा कैसे ये कानून रद्द होगा, आपको बताने जा रहे हैं। पार्लियामेंट में सरकार दोनों सदनों में बिल पेश करेगी, राज्यसभा और लोकसभा। बहुमत के आधार पर बिल पास होगा और इसके बाद बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति बिल पर अपनी मोहर लगा देंगे। फिर सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी, अधिसूचना, और नोटिफिकेशन जारी होते ही तीनों कानून रद्द हो जाएंगे। यानी नया कानून जैसे बना था वैसे ही इसे रद्द करने की प्रक्रिया भी होगी। तो यह है कानून रद्द करने की प्रक्रिया। लेकिन यहां सारा मामला खत्म नहीं होता है, मामला तो और आगे बढ़ चुका है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि वो अभी भी नहीं हटेंगे, चाहे किसान कानूनी क्यों ना रद्द कर दो। अब नई फांस क्या है वो सुनिए जरा। और जो एमएसपी पे है उस पर भी एक बातचीत हो जाए,
एक उस पर भी बहस हो जाए और वो सीधा सरकार उसको डायरेक्टली कर सकती है। वो है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये कह रखा कि 1 जनवरी से फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो हम भी वो भी पूछ जाएंगे कि भाई कैसे दुगनी होगी, क्या क्या सवाल, ये हमारे सवाल है। एमएसपी कौन लेगा? एमएसपी कौन लेगा? एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पर गारंटी कार्ड देकर जाएंगे पक्का। सुन लिया आपने राकेश शिकायत को, उनका कहना है अब हमें एमएसपी कानून भी चाहिए। आइए आपको जल्दी से बताता हूं एमएसपी क्या है, फिर आपको बताऊंगा इसमें फांस क्या है। देखिए जरा, एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसी कीमत पर, ये जो एमएसपी तय होगी, इसी कीमत पर किसानों से फसल खरीदी जाती है। किसानों को उचित कीमत दिलाना इस एमएसपी का मकसद है। सरकार की ओर से एमएसपी की घोषणा होती है, सरकार एमएसपी तय करती है। अभी लागत का करीब करीब 1.5 गुना एमएसपी तय किया जाता है। यह है एमएसपी। लेकिन आपको बताते हैं, अगर एमएसपी का कानून, टिकैत चिल्ला रहे हैं एमएसपी का कानून दो तभी यहां से हटेंगे, लेकिन क्या यह आसान है या ये बहुत मुश्किल है? सरकार के लिए गले की फांस है और यह लगभग असंभव है। देखिए जरा, आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे एमएसपी सरकार के लिए लगभग नामुमकिन है। किसान अब कह रहे हैं कि मिनिमम समर्थन मूल्य का कानून बनाओ। इसे मूव करेंगे जल्दी से। किसान इस जिद पर अड़े हुए हैं, एमएसपी पर कानून बनाना नामुमकिन है। कानून बनते ही किसानों के पास क्या आ जाएगा? राइट टू एमएसपी, यानी एमएसपी लेने का अधिकार आ जाएगा। अगर कानून बन गया, होगा क्या? एमएसपी पर अगर मान लीजिए फसल नहीं बिकी तो किसान कोर्ट चला जाएगा कि हमें तो अधिकार कानूनी मिला है। दोषी अधिकारी को किसान सजा दिला सकता है। अगर उपज, मान लीजिए उपज बहुत ज्यादा हो गई, तब सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि आखिर कितनी खरीद की जाए। बाजार में कीमतें गिर जाएंगी तो खरीदार तक नहीं मिलेगा, यह परेशानी होगी। और कानून के डर से होगा क्या कि कम कीमत में कंपनियां खरीदेंगी नहीं, क्योंकि कम एमएसपी देंगे तो फिर जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि एमएसपी की गारंटी है, राइट टू एमएसपी है। ऐसे में अनाज क्या होगा? किसानों के पास रखा हुआ सड़ जाएगा। एमएसपी के लिए फसल की क्वालिटी तय होती है कि आखिर फसल कैसी, उस आधार पर एमएसपी मिले। अगर फसल की क्वालिटी खराब हुई तो आखिर खरीदेगा कौन? एमएसपी मान लीजिए 2000 है और सबसे बेहतर फसल के लिए है, और खराब क्वालिटी वाले को भी तब 2000 में ही खरीदना होगा। एमएसपी को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत फंड की आएगी। आखिर पैसा कहां से आएगा? एमएसपी पर खरीदारी के लिए इतना पैसा कहां से आएगा? सभी फसलों के लिए एमएसपी पर कानून बनाना होगा। जितनी भी फसलें A to Z, एमएसपी पर खरीद में बजट का 80% से ज्यादा खर्च हो जाएगा। सोचिए जरा, अगर एमएसपी पर फसल खरीदनी पड़ गई, देश में करीब 85% छोटे किसान हैं, और होगा क्या? सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलेगा। छोटे किसान क्या करेंगे? एमएसपी ज्यादा होने पर गरीबों के लिए खरीदना और मुश्किल हो जाएगा। गरीब कहां से खरीदेगा? अनाज के स्टोरेज का बड़ा संकट होगा। इतना अनाज कहां स्टोर किया जाएगा? तो एमएसपी का कानून बनाना सबसे मुश्किल काम है और बड़ी चुनौती है। तो आइए अब आपको लोगों को सुनवाते हैं। किसानों की रोज एक नई मांग आ रही है। इस नई मांग पर लोग यूपी के क्या कह रहे हैं, सुनिए। जहाँ तक एमएसपी कानून की बात है, किसानों के हित में एमएसपी कानून का जो हिस्सा आता है, सिर्फ किसान उसको लागू करने की मांग कर रहे हैं, ना ही पूरे कृषि कानून को जिसको उन्होंने वापस ले लिया है। ये बिल जो मतलब कि बोला है किसानों ने कि ये मेरा बिल पास करा जाए, तो ये जो है किसानों का नहीं है, ये जो उनके बीच में बैठे हुए दलाल हैं उनका है। ये जैसे बच्चे होते हैं, जिद करते हैं, पिता उनकी बात, हर बात मानते हैं, हर चीज उनकी सुनते हैं, लेकिन हर पिता अपने हर बच्चों की बात को नहीं मान के पूरी करता है। किसान भटक गए हैं, उनका आंदोलन भटक गया है, वो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि कहां किस दिशा में काम कर रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कंगाल पाकिस्तान ने, या कहें कंगालिस्तान ने, आज खुद कबूल कर लिया है कि उनकी हालत क्या है। अगली बड़ी खबर यह है कि इमरान खान आज दुनिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि वो और उनका देश फटेहाल है। ये हकीकत है। इमरान खान ने कैसे टेलीविजन पर आकर इसे कबूल किया है, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये बहुत बड़ा कबूलनामा है जो इमरान खान हेकड़ी दिखाते हैं, परमाणु हथियार से लेकर न जाने किस किस बात की उनकी हकीकत क्या है। जरा देखिए, इमरान खान ने आज कहा, क्या कहा देखिए जरा। इमरान खान आज कैमरे के सामने आए, उन्होंने कहा पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो गया है, देश चलाने लायक पैसा तक नहीं बचा है पाकिस्तान में, खर्च ज्यादा है, आमदनी कम। यानी
आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है। कर्ज लेकर देश चलाना पड़ रहा है और कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो गया है। इमरान खान ने कहा विदेशी एजेंसियां कर्ज नहीं दे रही हैं और दूसरे देशों के सामने इमरान खान ने झोली फैलाई। बढ़ता विदेशी कर्ज मुसीबत बना हुआ है पाकिस्तानी आवाम से आकर इमरान खान ने कहा। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, दो देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, लेकिन आज पाकिस्तान कहां खड़ा है और आज हिंदुस्तान कहां खड़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पैसा मांग रहे हैं, अपनी कंगाली बयां कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब हमें दुनिया के लिए बनाना है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया में वैक्सीन एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। सुनिए जरा। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। और ये हमने जो एक जिस तरह घर भी किसी का हो, अगर घर के अंदर आपके खर्चे ज्यादा है और आपकी आमदनी कम है, वो घर मुश्किलात में पड़ा ही रहेगा, उसमें कभी भी उस घर के अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं होगी। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। इमरान खान ने जो कहा उसके बाद सोशल मीडिया पर पूरे पाकिस्तान का इमरान खान का मजाक उड़ रहा है। खुद पाकिस्तानी इमरान खान का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए जरा क्या लिख रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर इमरान खान के बारे में, इमरान खान के खिलाफ। ये आपके सामने ट्रोल हो गए इमरान खान। लोग लिख रहे हैं इमरान के पास देश चलाने के पैसे नहीं है, हमारे पास आतंकवादियों पर खर्च करने के लिए पैसे जरूर हैं, देश चलाने के पैसे नहीं है। लोग लिख रहे हैं मतलब विदेश दौरे शुरू हो गए इमरान खान के। जब सारे पैसे आतंक और नशे पर खर्च करोगे तो देश चलाने के लिए पैसे कहां बचेंगे। लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं ऐसे ही कंगाल पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान की भूख मिटाने के लिए एक साल का खर्च $42 मिलियन और इमरान खान ने अफगानिस्तान को 28 मिलियन दे दिए हैं। लोग मजाक उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पर। लोग कह रहे हैं आखिर मजाक है क्या, इमरान ने इतना बड़ा काम किया है। लोग लिख रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी वेस्ट इंडीज का स्कोर एक जैसा हो गया है, दोनों गिरावट की नई इबारत लिख रहे हैं। लोग मजाक उड़ाते हुए लिख रहे हैं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी अब एक मजाक ही हो गई है। एलन मस्क आधा पाकिस्तान खरीद सकता है, उसकी ये स्थिति है। इस तरह से पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। अब आपको बताने जा रहा हूं, दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा भारत और पाकिस्तान की। दोनों तस्वीरों के जरिए आपको आजादी के बाद से अब तक दोनों मुल्कों के मुस्तकबिल के बारे में बखूबी पता होगा। देखिए जरा 1947 में बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद दोनों देश बने, एक पाकिस्तान कहलाया और दूसरा भारत। आज उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान की हालत आज वहां के प्रधानमंत्री ने खुद दुनिया के सामने बता दी। पाकिस्तान की हालत आज खस्ता हाल है। वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान आज पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं उनके पास देश चलाने के पैसे तक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ भारत है जो सिर्फ तरक्की ही नहीं कर रहा बल्कि पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है। वो दो मुल्क जिनकी स्थापना एक साथ हुई, वो दोनों मुल्क आज खड़े हैं। आप इन दो तस्वीरों में देख सकते हैं। दोनों की जीडीपी की बात करूं अगर मैं, तो देखिए जरा, पाकिस्तान की जीडीपी है 3.94% और हिंदुस्तान 21-22 की जीडीपी देखिए जरा 9.5%। कोई तुलना ही नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान। सिर्फ ये एक तस्वीर थी। ये हाल सिर्फ विकास दर में नहीं बल्कि दोनों देशों की साक्षरता यानी पढ़ाई लिखाई की हालत भी यही है। जमीन आसमान का फर्क है। आज विज्ञान से लेकर भूगोल और दूसरे महकमों में भी भारत के छात्र इतिहास रच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में साक्षरता के नाम पर कुछ नहीं। अक्सर पाकिस्तान के मदरसों में जिहादी तालीम के बारे में भी आपने सुना होगा, तो समझ सकते हैं कि साक्षरता दर क्या होगी। देखिए जरा दोनों की साक्षरता दर क्या है। पाकिस्तान की लगभग 55% है साक्षरता दर और हिंदुस्तान की लगभग 80.7%। यह भी जमीन आसमान का फर्क है। एक और तस्वीर देखिए दोनों मुल्कों की। भारत विकास के आयाम रच रहा है, पाकिस्तान भी इतिहास बनाने की कोशिश में है, लेकिन विकास का नहीं बल्कि लगातार होती बदतरीन हालत का। किसी भी देश का विकास वहां की आवाम यानी हम और आप जैसे लोगों की तरक्की पर पूरी तरह निर्भर होता है,
मतलब ये कि जब हमारी और आपकी तरक्की होगी तो देश भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। एक तरफ आप पाकिस्तान के लोगों को देख रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के। लेकिन विकास नहीं करेगा देश तो आप और हम जैसे लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? पाकिस्तान की आवाम इस वक्त किस दौर से गुजर रही है, ये आप हम सिर्फ आंकड़ों से समझ सकते हैं। देखिए जरा, प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान की लगभग $1090 है और भारत की प्रति व्यक्ति आय $1947। यह लगभग दोगुने का फर्क है दोनों देशों के बीच। देश का विकास एक और चीज पर निर्भर करता है, वो है निवेश। अंग्रेजी में अगर कहें तो इन्वेस्टमेंट। दूसरे देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके देश में, आपके शहर में इंडस्ट्री लगाती हैं, उससे उस इलाके के लोगों को काम मिलता है, देश की तरक्की होती है। लेकिन पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त मुल्क के साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता। वर्ल्ड बैंक हर साल एक रेटिंग जारी करता है और इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, यानी किस मुल्क में कितना काम विदेश से आया और कितना सहूलियत होती है काम करने में। देखिए इस रैंकिंग पे भारत और पाकिस्तान कहां खड़े हैं। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पाकिस्तान 108वें नंबर पर है, 108, और भारत 63वें नंबर पर है। यह फर्क है दोनों में। एक और चीज होती है जिसे महंगाई दर कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें इसका मतलब है किस देश में कितनी महंगाई है। पाकिस्तान की महंगाई से दुनिया वाकिफ है। ब्रेड से लेकर नमक तक के दाम पाकिस्तान में आसमान छू रहे हैं, कीमतों में आग लगी है। आम आदमी उनके बारे में सोच नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ भारत है। दोनों के आंकड़े आपको दिखाऊं जरा, देखिए। पाकिस्तान का महंगाई दर है 10.74% और हिंदुस्तान की महंगाई दर है 5.7%। ये दोनों के मुल्क की हालत है जो बता रही है आपस में कोई तुलना ही नहीं है। आइए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के मंत्री तक को यह नहीं पता कि अदरक और लहसुन में फर्क क्या है, उस देश का क्या होगा। सुनिए जरा। प्याज और गार्लिक, यानी जो गार्लिक है, गार्लिक को कहते हैं नहीं अदरक, गार्लिक इज अदरक, सॉरी, गार्लिक अदरक। तो अदरक जो है उसकी ये जो कीमतें हैं इनकी, वो भी कम हुई है और बहुत कम हुई। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं दोनों देशों की सैन्य ताकत क्या है। देखिए जरा, एक नजर डालिए दोनों की ताकत पर। दोनों की हालत देखकर आपको समझ में आ जाएगा कोई तुलना ही नहीं है। पाकिस्तान के सक्रिय सैनिक 6 लाख हैं और हिंदुस्तान के 14 लाख। दूसरी तस्वीर देखिए, भारत के पास 4000 से ज्यादा टैंक है, 4500, और पाकिस्तान के पास आधे से भी कम 2182। ये देखिए जरा, आर्टिलरी गन देखिए, पाकिस्तान के पास लगभग 4500, भारत के पास लगभग 10,000 आर्टिलरी गन्स हैं। युद्धपोत के मामले में देखिए, पाकिस्तान के पास 197, भारत के पास 295 युद्धपोत है। लड़ाकू विमान 1281 पाकिस्तान के पास और भारत 2185 फाइटर्स हैं भारत के पास। हेलीकॉप्टर के मामले में 328 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के पास हैं और भारत के पास 720 हेलीकॉप्टर्स हैं। फाइटर्स की बात करें, पाकिस्तान के पास F-16, JF-17 और F-7S है और भारत के पास रफाल, मिराज 2000 और सुखोई विमान है। और आखिर में आपको बताता हूं, आइए, इतना ही नहीं, ये तो देश की बात हो गई। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुस्तान की क्या अहमियत है और पाकिस्तान की। देखिए जरा, बंटवारे को 74 साल गुजर चुके हैं, लगभग तीनों पीढ़ियां गुजर गई और वक्त के साथ हालात भी बदलते जा रहे हैं। एक तरफ इमरान खान पाकिस्तान को चलाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश का विदेशों में नाम रोशन करने में लगे। अमेरिका, जिसे दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है, वहां के मौजूदा राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के साथ इस्तकबाल में दावत देते हैं, उन्हें डिनर पर बुलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान फोन कॉल का इंतजार आज तक कर रहे हैं कि बाइडेन ने उन्हें फोन क्यों नहीं किया, इसलिए तरस रहे। हालांकि पहला मौका नहीं था जब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की इस तरह से फजीयत हुई हो। इससे पहले आपको याद होगा जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, तब इमरान की बेइज्जती शिकार हुए थे, इमरान बेइज्जती का शिकार हुए। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मिलते थे तो गर्मजोशी होती थी, ऐसा लगता था कि जैसे दो सालों बाद मिल रहे हैं। लेकिन वही ट्रंप जब इमरान खान से मिलते थे तो ना तो बेतकल्लुफी होती थी, ना ही दोस्ताना तस्वीरें,
सहमे से इमरान ट्रंप से दूर बैठे रहते थे। पाकिस्तान चीन की बात कर लीजिए। पाकिस्तान चीन को अपना दोस्त बताता है, चीन से देश चलाने के लिए कर्जा लेता है, यानी उधार लेकर देश चला रहा है, तो बराबरी की बात हो नहीं सकती। लेकिन इसके बावजूद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग जब इमरान खान से मिलते हैं तो वो तस्वीर नहीं दिखती जैसी मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के दौरान दिखती है। हालांकि भारत और चीन के रिश्ते सीमा विवाद को लेकर बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन ये मोदी की कूटनीति है कि तमाम दिक्कतों के बाद भी मोदी और जिनपिंग के रिश्ते बरकरार हैं। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर देखिए जरा, आपको दिखाऊं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ कैसे हैं, ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। लेकिन इमरान खान के मैक्रों के साथ आपको तस्वीर ही नहीं मिलेगी, क्योंकि कभी मुलाकात ही नहीं हुई। इमरान खान से मुलाकात गिने चुने देश के नेता करते हैं, वो भी जिनकी हालत इमरान खान से ज्यादा खराब है। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष नफ्ताली को आप देख रहे हैं। नफ्ताली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत आने का न्योता दिया, इमरान खान को वक्त तक नहीं दिया, अब तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई। यह है हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में अहमियत, और इमरान खान किस पायदान पर और कहां खड़े हैं ये आपको सामने हमने दिखा दिया। बहरहाल दोनों देशों की कोई तुलना ही नहीं है। ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।